जो है प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत में के क्रम में 4 प्रकारों में उसको बांट दिया गया था। 4 प्रकार इस तरीके से थे, जैसे धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और आपका क्या था विदेशी विवरण के आधार पे, और चौथा क्या था पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे। तो तीनों की चर्चा हम कर चुके थे, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी विवरण के आधार पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और बहुत बेहतरीन चीजें हम लोगों ने चर्चा किया था। अच्छे ढंग से चीजों का चर्चा हुआ है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और जहां तक है आपके सारे प्रश्न, उनसे जरूर आपके सारे प्रश्न मिल जाएंगे, इसलिए पहले आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। और 2-3 दिन वीडियो जो है नहीं बन पाया, अब आपका हिंदी का वीडियो आपके समक्ष उपलब्ध करा दिया गया है। उसके बाद आज का जो सेशन है उसके बारे में चर्चा होगी। जैसा कि शिक्षक दिवस के साथ सबको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। और अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अब आता है हमारा पुरातात्विक साक्ष्य। क्या है पुरातात्विक साक्ष्य? पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक। पुरातात्विक साक्ष्य जो है, इसको अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो क्या बोला जाता है? इसको अंग्रेजी में बोला जाता है आर्कियोलॉजी। क्या बोला जाता है? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी। ये बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है कि पुरातात्विक साक्ष्य को क्या और किस नामों से जाना जाता है, तो आर्कियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यानी अगर कहा जाए पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? आर्कियोलॉजी के अंतर्गत। अब एक बात आती है कि ये पुरातात्विक साक्ष्य जो है, प्राचीन इतिहास, भारत के इतिहास के बारे में जान रहे हैं, तो भारतीय पुरातात्विक साक्ष्य के जो जनक माने जाते हैं उनका नाम हम जान लेते हैं। तो भारतीय पुरातात्विक साक्ष्य के जनक कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है? ठीक है। तो अगर इनको इंग्लिश में कह सकते हैं आप फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है। इस तरीके से इनकी चर्चा मिलती है कि आर्कियोलॉजी जो भारतीय पुरातात्विक साक्ष्य के जनक जो माने जाते हैं, या फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के जनक माने जाते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम, या आप डायरेक्ट कनिंघम का नाम जानेंगे। तो पूरा नाम जानेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं याद होता है तो आप कनिंघम का नाम जरूर याद रखिए। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम क्या है? भारतीय पुरासाक्ष्य के जनक हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी की। उसके बाद हम चीजें ये जानते हैं पुरातात्विक साक्ष्य है क्या? पुरातात्विक साक्ष्य जो है हम कह सकते हैं भौतिक साक्ष्य है। भौतिक साक्ष्य का मतलब जो प्राचीन इतिहास के जाने के स्रोत में हमने क्या किया, अतीत की घटनाओं का हमने क्या किया कि उसका जो है हम खुदाई किए। खुदाई करने के बाद जो धातु मिले, जो अभिलेख मिले और जो आपके सिक्के मिले, उसी के क्रम में हम पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में जानते हैं, अपने इतिहास को हम जानते हैं। तो इनको हम 2 भागों में बांट देते हैं। इनको हम क्या करते हैं? 2 भागों में बांट देते हैं। इन शब्दों को आप याद कर चुके होंगे। सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो क्या थे? पुरातात्विक साक्ष्य के जनक थे, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं, हमने क्या कहा, पुरातात्विक साक्ष्य को हमने 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया। पढ़ने के क्रम में, अध्ययन के क्रम में हमने इनको 2 भागों में बांट दिया। तो क्या है? पहला हमने क्या किया, सिक्कों के आधार पे। क्या लिखा? सिक्कों के आधार पे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा, हमने इसके बाद कहा यह जो है अभिलेखों के आधार पे। किसके आधार पे? अभिलेखों के आधार पे। ठीक ठीक। अब देखिए, हमने कहा यह भौतिक साक्ष्य भी माना जाता है, क्योंकि भौतिक का मतलब होता है जो आपके हैंड में आ जाए, जो आपके हाथ में हो, जो आपसे
संपर्क में हो, वो सब चीजों के साक्ष्य के बारे में चर्चा हो रही है। तो सिक्कों के आधार पे, अभिलेखों के आधार पे, ठीक है, सिक्कों के आधार पे, अभिलेखों के आधार पे। अब देखो, अब हम लोग अध्ययन करेंगे सिक्कों के आधार पे। सिक्कों के आधार पे क्या अध्ययन करेंगे, आइए देखते हैं। अब देखिए, अब सिक्कों के आधार पे, अभिलेखों के आधार पे, आज हम लोग सिक्कों के बारे में पहले जानते हैं। और सिक्कों के जरिए से हम क्या जाने, सिक्कों के जरिए से ये हमें पता चला कि कौन सी सभ्यताओं में, कौन से शासनकाल में, उस समय के दौरान कैसा शासन व्यवस्था था, कैसी सामाजिक स्तर थी और कैसी आर्थिक स्थिति थी, इनके बारे में हम जान पाए। किसके आधार पे, सिक्कों के आधार पे, ठीक है। हर शासक के सिक्कों में कुछ न कुछ उसमें साक्ष्य मिला है, उसके आधार पे चीजों को हम जाने हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को अगर कहा जाए, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को हम अंग्रेजी में कह सकते हैं न्यू। अब देखिए, इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा तोड़ के, न्यूमिस्मैटिक, न्यूमिस्मैटिक, या बोल सकते हैं न्यूमिस्मैटिक, न्यूमिस्मैटिक। अलग अलग करके पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। अब कहा जाए सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, या सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मैटिक, न्यूमिस्मैटिक, ठीक है, चीजें याद हो गई होंगी। अब इसी क्रम में हम चलते हैं। अब देखिए, एक चीज और है कि किस आधार पे सिक्के जो हैं आपके सामने आए हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्रम से चीजों को पढ़ेंगे। देखिए, क्रम से हम शासन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन शासक कब आया और उसके संदर्भ में कौन से सिक्के का प्रचलन हुआ। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। उसके बाद किसकी बात चर्चा होती है, मौर्य वंश की चर्चा होती है। उसके बाद किसकी चर्चा होती है, मौर्य वंश की चर्चा। उसके बाद यूनानी का चर्चा, यूनानी का चर्चा। यूनानियों को आप एक चीज और कहते हैं, हिंद यूनानी, क्या बोलते हैं, हिंद यूनानी। और एक नाम और है जिसका नाम हम जिक्र करते हैं अंग्रेजी में, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक। ये तीनों शब्द एक ही है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं क्योंकि प्रश्न में तीनों शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद यूनानी के बाद कौन आया, कुषाण आए। कौन आए, कुषाण आए। कौन आए, कुषाण आए। उसके बाद आपका कौन आया, उसके बाद हम चीजों को और आगे पढ़ते हैं। तो उसके बाद यहाँ अभिलेखों के आधार पर मिटा देते हैं, बाद में इसकी चर्चा होगी। तो उसके बाद आपका जो है गुप्त वंश आए। कौन आए, गुप्त वंश। कौन आया है, गुप्त वंश। इसी क्रम में गुप्त वंश। अब इसी क्रम में आप पढ़ेंगे तो सातवाहन। कौन आया, सातवाहन, ठीक है। उसके बाद कौन आया, हुमायूं। कौन आया, हुमायूं। उसके बाद कौन आया, उसके बाद शेरशाह। कौन, शेरशाह सूरी। इन सब की चर्चाएं क्रम से हम करते चलेंगे और क्रम से ये जानेंगे किसके शासनकाल में कौन सी सिक्कों का प्रचलन हुआ। पहले तो हमारे दिमाग में ये चीज फीड हो जाना चाहिए, ये चीज याद हो जाना चाहिए हमें कि जो है सबसे पहले कौन आया, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो सिक्के मिले। उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद यूनानी, उसके बाद कुषाण, उसके बाद गुप्त वंश, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद शेरशाह। ये क्रम है, ये क्रम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। आपको याद भी हो गया होगा। आप मन में एक बार सोचिए, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद आपके मौर्य वंश, उसके बाद यूनानी, उसके बाद कुषाण, उसके बाद गुप्त वंश, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद आपके हुमायूं और फिर शेरशाह। अब अगर हम क्रम जान गए, अगर हम क्रम को जान गए तो उसके बाद हम क्या जानेंगे, उसके बाद हमें ये जानना है कि किस वंश में या किस शासनकाल में कौन से सिक्कों का प्रचलन है। आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के, किसके, मिट्टी के सिक्के का प्रचलन मिला। किसके, मिट्टी के सिक्के, जिसका नाम था टेराकोटा। क्या नाम था, टेराकोटा। टेराकोटा, क्या नाम था, टेराकोटा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के सिक्के मिले, मिट्टी के सिक्के मिले और क्या नाम था, टेराकोटा।
ये दिमाग में होना चाहिए आपके। ठीक है, अब बात आती है आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश में ही आपका आहत सिक्के आए। क्या? आहत। और इसी में क्या आया? पंचमार्क। क्या आया? पंचमार्क। और एक नाम से और सिक्का निकला जिसका नाम था पढ़। जिसका नाम क्या था? पढ़। ठीक है, अब देखो पंचमार्क आहत सिक्के एक ही हैं। जैसे क्या हुआ, 5 धातुओं से मिलकर बना है जो सिक्का, उसी का पंचमार्क नाम रखा गया। और उसको क्या किया गया? कूटा गया या घात किया गया, आघात किया गया या आहत दिया गया, तब ये सिक्का तैयार हुआ। इसीलिए आहत को पंचमार्क भी कहते हैं। और पढ़ का क्या है? पढ़ में थोड़ा चांदी का मिश्रण मिलता है। चांदी का मिश्रण यही मौर्य वंश में ही मिलने लगा था, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में। तो ये पढ़ में क्या है? चांदी का मिश्रण है। तो ये आहत और पंचमार्क जो है दोनों क्या है? सेम सिक्के हैं। और आहत जो है, और सबसे प्राचीन जो है धातु का जो है सिक्का जो है आहत ही है। और सबसे प्राचीन सिक्कों के नाम में आहत ही आता है। ठीक है, अब इसी क्रम में हम देखेंगे आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है? साहित्य में इसे बताया जाता है, इसका नाम क्या? कासारपड़। कासारपड़। क्या? कासारपड़। क्या? कासारपड़। साहित्य में अगर जाएंगे इसी आहत सिक्के को क्या कहा जाता है? कासारपड़। क्या कहा जाता है? कासारपड़। मुझे लगता है कि मौर्य वंश के सिक्कों के बारे में आपको नॉलेज हो गया। अगर ये चीजें आपको दिख नहीं रही हो तो आप में आवाज से उस चीजों को जान जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें क्रम से बताना है। अब देखिए बात आती है यूनानी या इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी। इनके अंतर्गत इनके प्रचलन में कौन से सिक्के थे? ये सबसे पहले सर्वप्रथम सोने के सिक्के, सर्वप्रथम सोने के सिक्के का प्रचलन जो है, सोने के सिक्के का प्रचलन कहाँ मिलता है? सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम यूनानियों द्वारा मिलता है, या इंडो ग्रीक के द्वारा, या हिंद यूनानी के द्वारा मिलता है। ठीक है, मुझे लगता है ये चीज याद हो गया होगा। सर्वप्रथम सोने के सिक्के यूनानी के द्वारा। अब आइए कुषाण क्या है? कुषाण शब्द जो है, इसमें जो है सबसे शुद्ध सोने का सिक्का प्राप्त हुआ। क्या? सबसे शुद्ध सोने का सिक्का। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का। शुद्ध सोने का सिक्का। सोने का सिक्का। ठीक है, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कहां मिला? कुषाण में मिला। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कहां मिला? आपका कुषाण में मिला। अब ये दिमाग से बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि आप सोने का सिक्का कुषाण से ही समझ में आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सर्वप्रथम सोने का सिक्का यूनानियों द्वारा, और या हिंद यूनानी या तो इंडो ग्रीक। उसके बाद सबसे शुद्ध सोने का जो प्रमाण मिलता है या प्रचलन मिलता है वह कुषाण वंश में मिलता है। ठीक है, मुझे लगता है चीजें क्रम से याद होती चली जा रही है। उसके बाद आइए हम चलते हैं गुप्त वंश में। आइए अब देखते हैं गुप्त वंश में क्या है। गुप्त वंश का अगर आप जिक्र करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें मिलती है। मिलता ये है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के का प्रचलन कहाँ मिलता है? सर्वाधिक ये शब्द याद रखिए, सर्वाधिक सोने का सिक्का। सोने का सिक्का। सर्वाधिक सोने का सिक्का कहाँ मिलता है? सर्वाधिक सोने का सिक्का आपका गुप्त वंश में मिलता है। दूसरी बात इसमें जानते हैं, दूसरी बात इसमें अशुद्ध सोने का सिक्का। अशुद्ध सोने का सिक्का कहां मिलता है? सर्वप्रथम कहां मिलता है? गुप्त वंश में मिलता है। इसके बाद अब इसमें और बातें हैं। इसमें और बातें क्या हैं इसके बारे में जानिए। अशुद्ध हो गया। अब ये एक चीज और है, इसमें जो है शुद्ध चांदी का सिक्का मिला। शुद्ध चांदी का सिक्का, इसको हम थोड़ा सा मिला देते हैं। देखिए इसमें क्या मिला? शुद्ध चांदी के सिक्के का प्रचलन मिलता है। के सिक्के का प्रचलन। ठीक है,
इसमें गुप्त वंश जैसे ही कहा जाए तो कहें कि क्या सर्वाधिक सोने का सिक्का मिलता है, फिर अशुद्ध सोने का सिक्का मिलता है, फिर आपका शुद्ध चांदी का भी सिक्का यहीं से प्राप्त होता है। और एक चीज और यहां से जानते हैं कि मयूर शैली का जो सिक्का मिलता है, मयूर शैली का जो सिक्का मिलता है वह किस वंश में मिलता है? गुप्त वंश में। और एक बात और, क्या कौड़ी, अगर कहा जाए कौड़ी जो मिलता है, सिक्के का रूप है कौड़ी, ये भी कहाँ मिलता है? आपका गुप्त वंश में मिलता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि क्रम से चीजें याद होती जा रही हैं। गुप्त वंश जैसे ही नाम लिया जाए दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जानी चाहिए। पहला क्या? सर्वाधिक सोने का सिक्का मिलता है। फिर सर्वाधिक चीजें अगर जहां मिलेगी, जहां भी बहुत सारी चीजें बनाई जाएंगी, वहां अशुद्धियां आएगी। अशुद्धियां किसकी आई? सोने का। अशुद्ध सोने का सिक्का भी यही मिलता है। उसके बाद फिर क्या हुआ? जब सोना अशुद्ध हो गया तो बचा क्या? चांदी। तो इन्होंने क्या किया? शुद्ध चांदी का सिक्का बनाया। फिर गुप्त वंश वालों ने क्या किया? शुद्ध चांदी का सिक्का बनाया। फिर मयूर शैली जो है, मयूर शैली मतलब सिक्के में जो है मोर का चित्रण मिलता है। किसका चित्रण? मोर का चित्रण मिलता है। इसलिए मयूर शैली के रूप में सिक्के का प्रचलन कहाँ है? गुप्त वंश में। उसके बाद कौड़ी का भी प्रचलन कहाँ मिलता है? कौड़ी के रूप में भी सिक्के का प्रचलन गुप्त वंश में मिलता है। चीजें मुझे लगता है क्रम से याद हो गई होंगी। अब इसमें देखिए दो बातें आती हैं कि अशुद्ध सोने का सिक्का जो होता है वह किसके शासनकाल में आया था? अस्कंद गुप्त के। किसके? अस्कंद गुप्त के। ठीक है, अस्कंद शुद्ध, अशुद्ध। अस्कंद जो है अशुद्ध सोने का सिक्के बनाया, जिसका प्रचलन आया। क्योंकि गुप्त वंश उसके शासनकाल में लगभग पतन पे थी, तो उसके पास कुछ बचा नहीं, तो क्या किया? अशुद्ध तरीके से सोने का सिक्का बनाने लगा। उसके बाद ये शुद्ध चांदी का सिक्का किसने बनवाया? चंद्रगुप्त, इनके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में मिलता है। चंद्र चांदी, इस तरीके से हम मिला के इसको पढ़ लेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय में क्या बना? कौन से सिक्के का प्रचलन मिला? शुद्ध चांदी के सिक्के का प्रचलन मिला। मयूर, मोर जिसके सिक्के में बना था उनका नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। इनके जो है जो सिक्के हैं उसमें जो है मयूर शैली का चित्रण मिलता है। ठीक है, ये तीन नाम और तीन चीजों के बारे में गुप्त वंश में काफी चर्चा होती है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो ठीक है, क्रम से चीजें याद हो गई होंगी। जैसे मैंने कहा कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा क्रम याद करिए। क्रम ये था सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर मिट्टी के सिक्के मिलते हैं, जिसका नाम क्या था? टेराकोटा। जिसका नाम क्या है? टेराकोटा। दूसरी बात क्या है? मौर्य वंश। मौर्य वंश जो शासनकाल है उसमें तीन सिक्कों की प्रचलन, तीन सिक्कों की जब बात आती है, एक आहत, एक पंचमार्क, एक पर्ण। आहत और पंचमार्क एक ही सिक्का है। जब उसको 5 धातुओं से मिलाकर उसको पीट कर या घात देकर बनाया गया तो वही क्या हो गया? पंचमार्क हो गया। इसी को क्या कहा गया? साहित्य में आहत को, साहित्य में आहत सिक्के को क्या कहा गया? कासारपण। क्या कहा गया? कासारपण कहा गया। अब पर्ण में थोड़ी अशुद्ध चांदी का जो है प्रमाण मिलता है। ये पर्ण जो है एक सिक्का है जो किसके शासनकाल में आया? मौर्य वंश की। बात याद हो गई। उसके बाद क्रम से आते हैं यूनानी या हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक। ठीक है, यूनानी, ये लोग क्या थे? इनके शासनकाल में कैसे सिक्कों का प्रचलन आया? ये सर्वप्रथम सोने के सिक्के का प्रचलन इन्हीं के शासनकाल में आया, यूनानियों के साथ आया। ठीक है, बात याद हो गई है, सर्वप्रथम। ठीक है, ये बात याद रखनी है, सोने के सिक्के। फिर बात आती है कुषाण। कुषाण क्या थे? कुषाण जो है सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने बनाया? कुषाण वंश के शासनकाल में मिला। इसका प्रचलन सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसके शासनकाल में मिला? कुषाण वंश के शासनकाल में मिला। उसके बाद आते हैं क्रम से गुप्त वंश। गुप्त वंश जैसे ही सोचते हैं वैसे ही हम कहते हैं सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त वंश में मिला। फिर अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त वंश में मिला। फिर शुद्ध चांदी का सिक्का गुप्त वंश में मिला। फिर मयूर शैली का सिक्का गुप्त वंश में मिला। और उसके बाद अगर बात आती है कौड़ी का, अगर कहा जाए कौड़ी का प्रचलन कहाँ मिलता है, किस वंश में मिलता है? तो गुप्त वंश में मिलता है। इतनी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से चीजें याद हो गई होंगी। क्रम याद रखिएगा,
क्रम मन में बनाइए, फिर बताइए, दिमाग में सोचिए कि किसके शासनकाल में किस सभ्यता के अंतर्गत कौन सा धातु या किस धातु का जो है सोने का प्रचलन मिला, किसमें मिट्टी का मिला। ये चीजें आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा आप सोच पा रहे हैं चीजें बहुत आसान हो जाएगी। बहुत सारा प्रश्न यहाँ से बना भी है। ठीक, अब इसी क्रम में आपको हमने क्रम बताया, तो इस चीजों को मिटाते हैं तो आगे चलते हैं। एक है सातवाहन। क्या हमने चर्चा किया था? सातवाहन। क्या चर्चा किए थे हम? सातवाहन। बात आती है सातवाहन। सातवाहन के शासनकाल में, इस शासनकाल में हमको शीशा का सिक्का मिला। यहां क्या बना? शीशे का सिक्का बना। ठीक है, तो शीशा का सिक्का कहां मिला? सातवाहन शीशा। ठीक है, अगर कोई पूछता है शीशे का सिक्का कहां, किस शासन वंश में या किसके शासनकाल में मिला? सातवाहन वंश के शासनकाल में मिला। ठीक है, शीशे का सिक्का कहां प्रचलन में आया? सातवाहन वंश में। ठीक है, याद हो गया होगा। इसके बाद आपका आया हुमायूं। कौन आया? हुमायूं। ठीक है, कौन आया? हुमायूं। इनके अंतर्गत ये जो है चमड़े का सिक्का का प्रचलन यहाँ मिलता है। हुमायूं के शासनकाल में कौन से सिक्के का प्रचलन मिलता है? चमड़े का सिक्का मिलता है, क्योंकि इनकी आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा थी, इनके साथ बहुत दुर्घटनाएं भी हुई, तो इनके पास कुछ बचा नहीं, तो इन्होंने क्या किया? चमड़े का सिक्का बना लिया। याद करने के लिए सब भूमिका बना लीजिए। हुमायूं जो थे उनके शासनकाल में कौन से सिक्के का प्रचलन मिला? चमड़े के सिक्के का प्रचलन मिला। उसके बाद इन्हीं के क्रम के बाद शेरशाह सूरी आते हैं। शेरशाह जी ने लगभग 3 प्रकार से सिक्कों को बांट दिया। उन्होंने गरीबों के लिए, और उसके बाद मिडिल क्लास के लिए, उसके बाद अमीरों के लिए, तीनों के लिए अलग अलग सिक्कों का प्रावधान रख दिए। पहला था जो गरीबों के लिए, वो दाम था। क्या नाम था? ये गरीबों के लिए बनाए थे, ये सिक्के का नाम क्या था? दाम। उसके बाद दूसरा जो था वो क्या था? वो रुपया था। क्या था? रुपया। क्या था? रुपया, जो कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए था। किस क्लास के लोगों के लिए था? मिडिल क्लास। और तीसरी बात जो आती है वो आएगी आपकी अशरफी। ठीक है, अशरफी जो है अमीरों के लिए था। ठीक है, तो शेरशाह ने 3 रुपयों की बात की, 3 सिक्कों की बात की। एक दाम सिक्का था, एक रुपया सिक्का था, एक अशरफी था। सबसे ज्यादा प्रचलन में सबसे ज्यादा यूज क्या किया गया? आपका जो है दाम उस समय गरीबों के लिए था। मिडिल में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, तो सबसे ज्यादा रुपया का प्रयोग किया गया। और आज भी रुपया का प्रचलन है, लेकिन दाम और अशरफी का जो है प्रचलन में अब नहीं रह गया। तो रुपया अगर बोला जाए, रुपया शब्द या रुपया जो है प्रचलन में किसके द्वारा आया? शेरशाह सूरी के शासनकाल में आया। ठीक है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में आया था। ये चीज आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है चीजें बहुत क्रम से हमने पढ़ लिया और बहुत बेहतरीन ढंग से चीजों को याद कर लिया। और इसमें कुछ जो हमने समुद्रगुप्त को चर्चा किया था, मयूर शैली, इनमें जो है इनके सिक्कों में बीड़ा बजाते हुए, एक जो है बीड़ा बजाते हुए चित्रांकन का प्रमाण मिलता है, जिसके तहत ये बताया जाता है कि समुद्रगुप्त जो है गीत संगीत से बहुत ज्यादा जुड़े थे। ठीक है, ये ऐसा प्रमाण मिलता है। तो चीजें लगभग आपको कंफर्म हो गई होंगी। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है उसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करिए। अगर आप बताइए, पुरातात्विक शास्त्र में हमने सिक्कों के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। आप जो है उसको एक बार माइंड में रिवाइज करिएगा, किस क्रम में शासक हैं, उनके शासनकाल में कौन कौन से सिक्कों का प्रचलन था, ये अपने माइंड में चीजों को सेटअप करिएगा। एक प्रश्न और बनता है जो कि आपके आधुनिक क्षेत्र में जानकारी मिली है, इसका नाम यह है कि अरिकमेडु। ये जो जगह है ये पुदुचेरी है। क्या है? पुदुचेरी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है,
उसी के एक जगह पर अरिकमेडु है, अरिकमेडु में रोमन सिक्के का प्रचलन मिला या रोमन सिक्के प्राप्त हुए, रोमन सिक्के प्राप्त हुए, रोमन देश के जो है सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, रोमन सिक्के प्राप्त हुए। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रोमन सिक्के का प्रचलन कहाँ मिलता है या कहाँ उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ, कि पुडुचेरी के अरिकमेडु में, पुडुचेरी के अरिकमेडु में। तो मुझे लगता है कि चीजें बहुत क्रम से आपको याद हो गई होंगी। आप जो है सिक्के के बारे में ये बहुत सारी चर्चाएं जो हमने किया, ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक थी और इससे बहुत सारे प्रश्न बने हैं और आप बहुत सारी चीजों से कंफ्यूज रहते थे, लेकिन आज ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। आप जो है क्रम से चीजों को याद करिएगा। उसके बाद अगर कहीं भी समस्या होती है उसे कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करिए और ऐसे वीडियो को आप लोगों तक शेयर करिए अपने दोस्त यारों में, जिससे ये टॉपिक जो है उनको भी बेहतरीन ढंग से उनका भी तैयार हो जाए। और मैं ये गारंटी रखता हूँ कि चीजों को आप सही से पढ़ते चलिए, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, हम आपके साथ हैं। जहां भी कोई समस्या हो उसको जरूर आप हमको बताइए। तो आज के लिए इतना बहुत था। उसके बाद मैं कल के वीडियो में आपको अभिलेख के बारे में चर्चा करूंगा, अभिलेख के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या अभिलेख आए, जिसके अंतर्गत क्या क्या हमें चीजें बताई गई। तो सिक्कों के माध्यम से हम उस काल के सामाजिक और उनके आर्थिक और उनके जो शासन प्रक्रियाओं के बारे में हमको चर्चा मिलता है। इसीलिए इसको हमने अतीत की घटनाओं को हमने छिपी हुई गर्भ से खोद कर निकाला और ये सिक्कों के माध्यम से हमने इतिहास को जाना। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत, और कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। बस इतना आज बहुत है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।